जी आपकी बार चुनावी बजट, क्योंकि बजट पेश होने वाला है और चुनाव भी है, तो ऐसे में बजट से उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और आज जिस तबके की उम्मीदों की हम बात करने वाले हैं वो देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसलिए शुरुआत उनके लिए कुछ कहते हुए करना बेहतर हो जाता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनमें अगर ये कहा जाए कि मेहनत करते करते इनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तब जाकर निवाले मिलते हैं। चिलचिलाती धूप में सिर का पसीना पैर तक पहुंच जाता है, तब जाकर घर के चूल्हे जलते हैं। शरीर को सुन्न करने वाले तापमान में हल चलाकर चूर हो जाते हैं, तब फसल तैयार होती है। देश की 2/3 आबादी इससे जुड़ी है, यानी देश का अन्नदाता, जिसकी खुशहाली के दावे और नारे लगाए जाते हैं। जय किसान का नारा दिया जाता है। देश का अन्नदाता है ये, लेकिन देश का पेट भरने वाला किसान हर गुजरते दिन के साथ परेशान होता जा रहा है। आपको याद होगा, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जातियों की परिभाषा दी थी देश को: गरीब, युवा, महिला और चौथा किसान। गरीब और गरीब होता जा रहा है। के शेप रिकवरी की बात होती है। युवा जो बेरोजगारी से त्रस्त है, आजिज आ चुका है। महिलाएं जो आर्थिक रूप से जरूर संबल हुई हैं, लेकिन महिला सुरक्षा अब भी एक बड़ा मुद्दा है देश में। और आखिर में देश का अन्नदाता, हमारे किसान, जिनके लिए वक्त बदलता है लेकिन हालात नहीं बदलते, ये मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। देश की नीति निर्धारित करने वालों के वेतन में 100% का इजाफा हो गया। नौकरी पेशा लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई, शिक्षकों की सैलरी में सुधार हो गया, लेकिन किसानों के हालात सुधरने के बजाय देश में बद से बदतर होते गए। अन्नदाता, जिनके सामने हम यूं नमन करते हैं क्योंकि ये उगाते हैं तो हम खाते हैं, उनकी आय बढ़ने के बजाय घटती चली गई। सवाल है कि देश का किसान कब तक इस बदहाली में जिएगा? बजट से किसानों की उम्मीद की फसल क्या लहलहाएगी इस बार? आज हम एमएसपी से लेकर कर्ज माफी तक हर मुद्दे का विश्लेषण करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ रहा है और बहुत बारीकी से आपको समझाएगा कि उनकी उम्मीदें क्या है, कितनी उम्मीदों को पूरा होता हुआ इस बार वो देख सकते हैं, कहां पर कमियां हैं जिस पर शायद सरकार इस बार कोई पहल करे। मेरे साथ बड़े चेहरे इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। परिचय करवा दूं, थोड़ी देर में हमारे साथ राकेश टिकैत जी जुड़ जाएंगे, किसान नेता हैं। देवेंद्र शर्मा एग्री एक्सपर्ट हैं, कृषि एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। और देवेंद्र जी, आपको तो साधुवाद देना चाहूंगी, क्योंकि हमें याद है एक आंदोलन आप भी चला रहे थे उस वक्त। वो तब था जब किसान आंदोलन चल रहा था, और लगातार इसी चैनल पे बैठ के यहीं पर संदीप चौधरी जी लगातार किसानों के हक की आवाज उठा रहे थे और देश को बखूबी समझाने का काम आप कर रहे थे। तो इसलिए बजट से पहले आपका यहां होना मायने रखता है। बहरहाल अनिल घनवत जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता शेतकारी संगठन। तो चलिए, अभिमन्यु कोहार भी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हमारे साथ है। आप सबका स्वागत करती हूं और शुरुआत में करना चाहती हूं अनिल घनवत जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहती हूं। पहला सवाल ये, क्योंकि आप लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया, लगभग 1 साल ये आंदोलन चला एमएसपी को लेकर के, क्योंकि उस पर गारंटी मिले, ये आप लोगों की मांग थी। अब तक 21 के बाद से लेकर के अब तक, अब तो 24, कुछ नहीं हो पाया। महज 2 से 3 मीटिंग्स हुई हैं। नवंबर में कोई रिपोर्ट आएगी इसकी जानकारी है, लेकिन जब बजट आ रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? उम्मीदें कितनी मजबूत हैं? क्या लग रहा है सरकार सुनेगी किसानों की इस बार? एक करेक्शन में करता कि मैं उस आंदोलन के में जो कमेटी बनी थी उसमें एक सदस्य था, और हमारे संगठन की मांग एमएससी को कानूनी जामा पहनाने की नहीं थी। हम तो फ्रीडम मांगते हैं, और आने वाले बजट में भी जो भी पाबंदियां कृषि उपज पे लगी हुई है, एक्सपोर्ट बैन लगे हैं, स्टॉक लिमिट्स लगे हैं, इंपोर्ट हो रहा है बहुत ज्यादा पैमाने पे, इस पे बहुत बड़ा निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि इन पाबंदियों की वजह से, इस इंटरफेरेंस की वजह से किसान बहुत ही बुरी हालत में पहुंच गया है। आज प्याज का किसान 5-6 रुपए किलो में प्याज बेचने की उस पे नौबत आ गई आज के रेट से। और जो गेहूं चावल सब पे बैन लगी है, ऑयल सीड्स पे नियंत्रण है, पल्सेस गवर्नमेंट का रोक लगी है। तो ये सब पहले हटना चाहिए, तभी कोई तरक्की हो सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे अहम मुद्दा यह है, और इसके ऊपर बजट में पहला कुछ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर
जो खेती के लिए चाहिए वो आज नहीं है। इसकी वजह से 30 से 40% अपना जो पेरिशेबल कमोडिटीज है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो खराब हो रही है, वो हम बेच नहीं पा रहे हैं, उसका मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है। तो स्टोरेज फैसिलिटीज, पावर सप्लाई बहुत अच्छी तरह किसानों के लिए होना चाहिए, उसके लिए फंड्स मिलने चाहिए। तीसरी बात यह है कि किसानों पे जो कर्जा आज हुआ है वो सरकार की वजह से है। सरकार के फसलों के दाम गिराती है, इसलिए आज कर्जे में किसान डूबा हुआ है। किसान को ये कर्जा खुदकुशी की तरफ लेके जा रहा है, जो सरकार की नीतियों की वजह से वो दे नहीं पा रहा है। इसलिए एक बार पूरे किसानों के, देश के सभी किसानों का कर्जा एक बार साफ कर देना चाहिए, उनको कर्जे से मुक्त कर देना चाहिए, और फिर ये सब पाबंदियां हटा के फिर एक बार नए सिरे से हम खेती की शुरुआत, कृषि की शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम मुद्दे हैं। कमोडिटी मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो खत्म होना चाहिए, और उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का कुछ अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, कभी भी कुछ भी हो रहा है। तो ये किसानों का बहुत, किसानों की फसल दांव पे लगी रहती है हर बार। तो ये जो नुकसान होता है किसानों का, जिसमें उसका कोई दोष नहीं है, उधर का ये खेल होता है। तो गवर्नमेंट ने उनको कुछ तो इसमें सपोर्ट देने के लिए एक अच्छे तरीके से क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम आनी चाहिए, जिसमें सिर्फ कंपनियों का फायदा ना हो, किसानों का फायदा होना चाहिए। वो इंडिविजुअल बेसिस पे कैसे दे सकते हैं उसके बारे में भी अगर सोचेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और किसान ये इस बजट से उम्मीद करते हैं कि जो पाबंदियां लगी है वो हटे, और हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी है फसलों की, उत्पादकता है, वो बहुत ही कम है बाकी देशों की तुलना से। उसको अगर बढ़ाना है तो भी जो नई तकनीक आ रही है कृषि क्षेत्र में, वो हमें अपनानी चाहिए। उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जो भी हो, जो बाकी देशों के किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तकनीक, वो टेक्नोलॉजी भारत के किसानों मैं को अगर एक मिलती सवाल है आप, तो। ठीक है, आप उम्मीदें अपनी गिनवा रहे, एक सवाल मैं आपको सुन नहीं पाई थी, शुरू में एक लाइन आपकी ब्रेक हुई थी। आपने कहा क्योंकि ये जो कमेटी बनी है उसमें आप सदस्य भी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, यही सुना मैंने? हाँ जी, तो फिर जरा जो देश को ये समिति बनी बताइए थी, जी, घनमत जी, जरा देश को ये बताइए, तो फिर महज 2 से 3 बैठकें, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कहां दिक्कत आई बीच में? नहीं, आपकी कुछ गलत फहमी हो रही है आशा जी। हाँ, मैं जो कमेटी में, जिस कमेटी में था, वो कमेटी जब सुप्रीम कोर्ट ने जो नए 3 कानून लाए थे उस पर एक रोक लगा दी थी, और उसके बाद एक अच्छा, कमेटी का ठीक है, गठन हो गया था जिसमें ठीक है, 4 सदस्य थे। ठीक है, अभी जो कमेटी बनी है उसमें मैं नहीं हूँ। ठीक है। हाँ, मैंने इसलिए ये क्लियर करने की कोशिश यहाँ पर की क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है, और आपने एक एक करके वो तमाम चीज़ें, चाहे स्टोरेज हो, कर्ज माफी, बीमा कंपनियों की जो समस्याएं, जिस तरीके से बीमा कंपनियां किसानों के साथ जो व्यवहार होता है या उनको नहीं मिल पाता समय पर, जब जब फसल बर्बाद होती है उनकी, वो सारी चीज़ें हैं जिस पर आपकी उम्मीदें हमने जानी। लेकिन मैं एक एक करके पहले कॉमेंट ले लेती हूँ। अभिमन्यु कोहार जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं पहले, उसके बाद मैं कृषि विशेषज्ञ के पास चलूंगी। अभिमन्यु जी, क्या उम्मीदें कर रहे हैं? एक तो कहा गया 2022 तक जो आय है किसानों की वो दोगुनी हो जाएगी। आज की डेट में अगर बात करें 10,000 रुपए लगभग प्रति महीना यही आय है, उसमें भी काट छाट कर अगर देखा जाए तो लगभग 6-7 हजार रुपए के करीब एक किसान को मिलता है। अगर आप किसानी से निकाल दीजिए, पशुपालन में निकाल दीजिए, तो 6-7 हजार रुपए किसान को अपने घर चलाने के लिए बचता है उसके पास। तो वो जो वादा था वो शिगुफा भर क्यों रह गया? और क्या ये कृषि कानून क्योंकि लागू नहीं हो पाया, क्योंकि आप लोगों ने तो एक मुद्दा थमा दिया कि जो सरकार करना चाहती थी वो नहीं हुआ, इसलिए वो डबल हो जाएगी आय, उसकी बात करना यहां बेमानी हो जाता है? देखिए आशा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले 9 सालों में जिस तरीके से हमने इस सरकार का बजट देखा, तो उसको देखने के बाद हमें इस बजट से ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन यदि हम ये कहें कि किसानों की मांग क्या है, क्योंकि पिछले आंदोलन में भी हमने 378 दिनों तक संघर्ष किया और दोबारा से 13 फरवरी को देश भर के किसान दिल्ली कूच का फैसला ले चुके हैं। तो जो हमारी, आप उनको उम्मीद कह लीजिए या उनको हमारी मांग कह लीजिए, हमारी सरकार से ये मांग है कि सरकार सबसे पहले
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे और ये ऐलान करे कि स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP किसानों को दिया जाएगा। और यहाँ पे ये बताना जरूरी हो जाता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं वादा किया था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा। दूसरी जो हमारी मांग है वो है देश के अंदर MSP पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। 2011-12 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने उस समय भी कहा था कि भाई MSP पे फसलों की खरीद की गारंटी होनी चाहिए। लेकिन 2014 से 24 आ गया, अब तक वो MSP पे कुछ भी सरकार ने नहीं किया। 2021 में जब हमने अपना आंदोलन स्थगित किया था तो हमें लिखित में यह दिया था कि MSP को मजबूत करने के लिए, MSP को बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई। लेकिन उस कमेटी में जो हम आंदोलनकारी किसान थे उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वहां सभी सरकारी और दरबारी लोगों को ले लिया गया। यहाँ पे ये बताना जरूरी हो जाता है कि 36 देशों के एक संगठन OECD ने रिपोर्ट दी कि साल 2022 में जिस MSP का वादा किसानों के साथ सरकार ने किया था, वो MSP ना मिलने के कारण और अचानक से फसलों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के कारण भारत के किसानों को सिर्फ एक साल में 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बाकायदा जबलपुर हाईकोर्ट ने 2018 में एक आदेश पारित किया कि किसी भी APMC मंडी में किसान की किसी भी फसल की पहली बोली सरकार द्वारा घोषित MSP से नीचे नहीं हो सकती, लेकिन उस नियम को अब तक लागू नहीं किया गया है। तीसरी जो हमारी मेन डिमांड है वो ये है कि देश के संपूर्ण किसानों का सरकार कर्जा माफ करे, क्योंकि संसद के अंदर सरकार ने स्वयं ये बात स्वीकार करी कि 2014 से लेकर 2022 तक बड़े बड़ी कंपनियों का सरकार ने 14,56,226 करोड़ रुपया कर्जा NPA कर दिया। लेकिन जब किसान का कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार कहती है बजट नहीं है। मैं अंतिम बात कह के अपनी बात को खत्म करूं आशा जी। देखिए, जो किसानों के ऊपर कर्जा हुआ है, ये कर्जा सरकारों की गलत नीतियों और वादा खिलाफी के कारण हुआ है। किसान ने मेहनत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक वो 1965 का दौर था जब भारत को दूसरे देशों से गेहूं आयात करने पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए वक्त बदलता है, हालात नहीं बदलते। एक किसान के लिए ये जमीनी हकीकत है। इस वक्त मोदी सरकार से अपेक्षाएं थी, लेकिन 2014 के बाद से उसमें कुछ बहुत बदलाव हुआ नहीं। 2000 के करीबी बस इनकम जो है किसानों की बढ़ी है। अगर ये हम बात करें कि 2016 में जो वादा किया गया था उससे अब तक अगर आप जोड़ें तो ये टैली कुछ इस प्रकार की होती है। किसान नेता राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकैत साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, देश ने देखा आपको, आपके आंसू भी देखे, लेकिन इसके बावजूद बहुत कुछ हुआ नहीं। एज इट इज हालात भी जस के तस है किसानों के। किसान आत्महत्या भी आज एज इट इज वही कर रहा है और इनफैक्ट आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रोजाना 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये सच्चाई है इस देश में। आप लोग अब जब बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें कर रहे हैं? सरकार का रुख बदलेगा? किसानों के हक में सोचेगी सरकार? अभी सरकार नहीं सोचेगी, ना किसी किसान, हम गलतफहमी में है कि सरकार सोचेगी। सरकारों का प्लान ये है, उन्होंने बहुत पहले भी ये बयान दिया था कि हमको 40% लोग एग्रीकल्चर से और बाहर निकालने हैं। वे एग्रीकल्चर से बाहर आएंगे, इस देश को वो लेबर कंट्री बनाना चाहता है। ये एक साजिश देश के किसानों के साथ में हो रही है। उनकी जमीन छीनने का प्लान बनाएंगे, क्योंकि वो फसलों का रेट नहीं देंगे जब भी तो किसान जमीन बेचेगा। वो कर्जा देंगे और इस बजट में भी वो कर्जा बढ़ाने की बात करेंगे। कर्जा बढ़ के ही किसान की जमीन जाएगी। ये पूरा एक साजिश किसानों के साथ में रची जा रही है कि इनकी जमीन छीनी जाए, किसानों को लेबर बनाया जाए। देश में लेबर की कमी है, यहाँ पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज लगेगी, उसके लिए सस्ती लेबर चाहिए। और एक संपर्क टूट गया है हमारा, क्योंकि वो आपने देखा वो गाड़ी में थे, वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ही जुड़ते हैं दोबारा उनके पास चलेंगे कि महत्वपूर्ण है इस वक्त सुनना। जब अपेक्षाओं की बात हो रही है तो एक किसान तबका जो उम्मीद करता है कि सरकार उनकी भी सुनेगी। टिकैत साहब, आवाज मिल रही है जी? आप बीच में ब्रेक हो गई थी आपकी आवाज, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि पूंजीवाद देश में, दुनिया में बढ़ रहा है और पूंजीवाद की चपेट में ही ये देश भी आया है। तो सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ना पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद है। देश को ये किसान आंदोलन, दूसरे आंदोलन देश को बचाएंगे। हमको अपने आंदोलन को मजबूत रखना चाहिए और जब ही हमारा ये जमीन हमारी बच सकती है। एक बड़ी लड़ाई जमीन बचाने की है।
सरकार हम सब लोग सोच लेंगे सरकार हमको कुछ देगी, वो कुछ नहीं देगी। सरकार कर्जा बढ़ाकर जमीन छीनने का प्रयास करेगी हमारा। लेकिन ये बताइए, साल दर साल सरकार बजट एलोकेशन जो है वो तो बढ़ा रही है। 1.32 लाख करोड़, 3-4 लाख करोड़ इससे पहले था। हालांकि वो खर्चा नहीं हो पाता, अलग बात है। फिर 1,25,000 करोड़ का खर्चा पिछले साल वित्तीय वर्ष में किया गया, तो एलोकेशन तो बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा, तो महंगाई कितनी बढ़ रही है, और वो फिर कहाँ देते हैं, किस मद में जाता है भाई, कौन से सेक्टर में दे रहे हो वो एग्रीकल्चर में? हमको आप भाव दे दो, एमएसपी गारंटी कानून दे दो। ये एक गलत फहमी फैला रखी है कि अगर हम एमएसपी गारंटी कानून देंगे कि सरकार को पूरी फसलें खरीदनी पड़ेगी। कानून आप ये बना दो कि जो भी एमएसपी है भारत सरकार की, उसके कम पे कोई व्यापारी खरीद नहीं करेगा। आज भी व्यापारी तो अपने दाम पे बेचता है, लेकिन किसान की फसलें भी लूटी जाती है, उसकी जमीन भी लूटी जाती है। जैसे भूमि अधिग्रहण का मामला है, तो किसान की सस्ती जमीन चाहिएगी। एक प्रोजेक्ट में हजारों चीजें लगेंगी, वो सब बाजार भाव पाओगी, कंक्रीट, लोहा, स्टील, गिट्टी, लेबर, इंजीनियर, लेकिन सस्ती जमीन किसान की सस्ती चाहिए। एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा किसानों के प्रति, उनकी जमीन छीनने का, उनको कर्जा देने का। कर्जे में किसान फंसेगा तो जमीन देगा। मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है ये एमएसपी कानूनी रूप क्यों नहीं ले पाता? वजह क्या आप मानते हैं? उसके बाद मैं बाकी सभी मेहमानों को इसमें जोड़ूंगा। इसलिए नहीं ले पाता कि जो ये सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति जो उद्योगपति हैं, जो सस्ते में फसलें खरीदेगा, उसको महंगे में खरीदनी पड़ेगी। इसलिए नहीं ले पाता। जैसे बिहार में 800, 900 और 1200 रुपए क्विंटल बिहार में धान बिक रहा है। वहां पे मक्का के किसान को करीब 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान अकेले मक्का के किसान को बिहार में है। बिहार पहला स्टेट बना है जो लेबर स्टेट बना। ठीक है। बिहार के लोग क्यों छोड़ रहे हैं अपनी खेती बाड़ी? बिहार में मंडियां बंद कर दी, वहां जो बाजार समिति थी मंडियां, वो बंद कर दी। मंडी एक किसान का प्लेटफॉर्म था, वो अपनी फसल ले जा सकता था। उसका भाव क्या मिलेगा, सेकंड लाइन थी, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर ही तोड़ दिया। क्या कोई बगैर प्लेटफॉर्म के ट्रेन रुक सकती है? बिहार एक पहला स्टेट बना जहां पर लेबर स्टेट कह सकते हो, और वही पॉलिसी पूरे देश भर में लागू होनी थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि 7,000 रुपए प्रतिदिन आज के डेट में किसान बिहार में कमाता है प्रति महीना, तो वही पंजाब में जहां पर सशक्त है वहां का किसान 26,000 रुपए प्रति महीना उसकी आय है। ये अंतर आया, ये आपने बिल्कुल सही गिनाया। लेकिन फिर एक अनिल धनवत जी भी हमारे साथ हैं। अभी वो कह रहे थे उनकी मांग जिस कमेटी में वो हैं, जो उनकी कमेटी सुप्रीम कोर्ट की, वो तो चाह रहे थे कि खत्म ही कर दिया जाए, एमएसपी होना ही नहीं चाहिए। ये तो किसानों में ही एक इम्बैलेंस है ना। दो बातें हैं, किसकी सुने सरकार? आप कहते हैं एमएसपी को कानूनी जामा पहनाइए, वो कहते नहीं खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, चलो आप एमएसपी को खत्म कर दो, आप मार्केट के हिसाब से आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे? फिर आप जिस हिसाब से दूसरी चीजों के दाम बढ़े हैं फसलों के दुनिया में, क्या जो हम इस्तेमाल करते हैं बाजार, क्या उसी हिसाब से हमारी फसलों के दाम बढ़े? फसलों के दाम कम बढ़े, सैलरियां ज्यादा बढ़ी, मार्केट ज्यादा बढ़ा, तो क्या किसान को ही मारने का प्लान है? 1967 में यहाँ देवेंद्र जी सब लोग बैठे हुए हैं, ये बता देंगे पूरे आंकड़े। 1967 में लेवी पे गेहूं की खरीद होती थी सरकारी, 76 रुपए पर क्विंटल था, और एक सैलरी जो थी वो 70 रुपया होती थी, एक टीचर की सैलरी। एक महीने की सैलरी में एक क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। हमको आज दे दो उसकी सैलरी के बराबर, आप कैसे कंट्रोल करोगे? ठीक है, एक पॉइंट अनिल धनवत जी रख रहे हैं, उसके बाद में देवेंद्र से आपके पास आ रही हूं जल्दी से। जी अनिल जी जल्दी से। हाँ, मैं एक उसमें सुधार करना चाहता हूँ कि हमने एमएसपी का विरोध नहीं किया है। एमएसपी होनी चाहिए, लेकिन उसका कानून बनेगा और सभी फसलों को अगर एमएसपी देनी पड़ती है तो ये मुश्किल हो जाएगी। ये मुझे कहना था कि हमने एमएसपी का विरोध नहीं किया है, लेकिन उसको कानूनन करना ये गलत है। अगर आप आजादी देते हैं और उसके बाद जरूर पड़े तो गवर्नमेंट ने खरीदी करना चाहिए, ना कि व्यापारियों को सख्ती की जाए।
कि आप इसी कीमत में खरीद करो। ठीक है, अब ये मैं देवेंद्र मेरा शर्मा कहना जी को, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं, और इसलिए मैं सर अब आपको फ्री फ्लोर देना चाहती हूँ, एकदम ओपन फ्लोर है। ये अभी तक आपने जितनी मांगे सुनी, इनमें से कितनी मांगे आपको लगता है कि इस बार सरकार इन पर विचार कर सकती है, कुछ हम सुधार देख सकते हैं इस बजट में? कितनी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं? और एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण, कहां दिक्कत आ जाती है? क्या कारण है कानूनी जामा अब तक नहीं पहनाया जा सका? 10 साल अब हो जाएंगे मोदी सरकार को। देखिए, पहली बात तो हमें ये जाननी बहुत जरूरी है कि ये इंटरिम बजट है, और इस बजट में, क्योंकि इलेक्शन से पहले है, इस बजट में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो पेश किया जाता है, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है देश की वो चलती रहे जब तक कि नेक्स्ट बजट, जब नई सरकार आ जाएगी, वो अपना पेश करेगी। इस बजट में हम पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, सिवाय देश में 2019 में जब इलेक्शन हुआ था, तो उस समय जो पीएम किसान निधि स्कीम को लाया गया था, तो वो भी एक इस तरीके से लाया गया था कि 3 महीने पहले दिखा के कहा गया था कि हमने जनवरी से, या जो पिछला क्वार्टर है उससे शुरू किया है। तो ये कह के उन्होंने जस्टिफाई किया था, हालांकि उस पर बहुत सवाल भी खड़े हुए। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि इस बार बजट में कोई खास आपको कोई पॉलिसी डिसीजन ऐसा मिलेगा जो कि किसानों की अपेक्षा है उसको वो एड्रेस कर पाएगा। एक बात। दूसरी बात है कि भाई कम से कम ये हम कर सकते हैं, जैसा आपने शुरुआत में भी कहा था कि किसानों के ऊपर इतना आज डिस्ट्रेस है, इतना कर्जा है, इतना क्राइसिस है। ये भी जानते हैं कि अभी जो हाल में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि 2022 में 11,290 किसानों और किसान मजदूरों ने आत्महत्या की है। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो डिस्ट्रेस है वो बहुत गंभीर है हमारे देश में खेती में। तो उसको निकालने के लिए मुझे लगता है कि एक कदम जो सरकार को उठाना चाहिए, और वो इस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में हो सकता है, वो ये है कि जो किसान निधि स्कीम है, जिसके तहत किसानों को 6,000 रुपए मिलता है, हालांकि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम 60,000 करोड़ रुपए किसानों की जेब में हर साल जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस बार कम से कम सरकार 12,000 रुपए उसको डबल करेगी उस अमाउंट को, ताकि 12,000 रुपए किसानों को मिले। और ये जो 12,000 रुपए है ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो। और क्योंकि हमने देखा है कि महाराष्ट्र में और तेलंगाना में आज किसानों को 12,000 रुपए मिल रहे हैं, वहां की स्टेट गवर्नमेंट से अपनी तरफ से 6,000 रुपए ऐड करके किसानों को दे रही है। तो मुझे लगता है कि अब सारे देश में उसको हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। एक बात। दूसरी बात यह है मैम कि आप ये देखें कि हम इस समय बात कर रहे हैं जबकि यूरोप में भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसानों के। जो भी हमारे यहां बताया गया कि भाई ये सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है, वो तो सारे यूरोप में ट्राई किए गए। यूरोप में तो वो सारी टेक्निक्स भी थी, सारे जो भी हम कह रहे हैं कि वेयर हाउसेज नहीं है, इंश्योरेंस नहीं, वहां तो सब कुछ है। उसके बावजूद भी $100 बिलियन की सब्सिडी भी मिलती है उनको हर साल। और यूरोप में उसके बावजूद भी आप देखें, फ्रांस में, जर्मनी में, रोमानिया में, बेल्जियम में, पोलैंड में, सिसिली में, आप आगे बढ़ाएं उससे पहले, अभी क्योंकि आप किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे और ये छोटे किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस पर एक आपसे क्लियरिफिकेशन चाहती हूं। आखिर ये जो संख्या है, तादाद, रिपोर्ट भी आई सरकार की कि इसमें तादाद लगातार किसानों की घटती जा रही है। मतलब आप बजट दे रहे हैं लेकिन फिर वो किसान ही नहीं है। और हमने देखा बीच में, भले प्रधानमंत्री ये कहें कि पूरा का पूरा पैसा एक साथ जाता है, किसानों तक पहुंचता है, बीच में कोई घपला घोटाला नहीं होता, लेकिन ये भी रिपोर्ट कहती है कि बड़े स्तर पर मृत व्यक्तियों के नाम पर वो जा रही है किस्त। इस प्रकार के मामले भी सामने आए हैं। ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है। ये भी हम सब जानते हैं कि भाई करप्शन इज ए कॉमन डिनोमिनेटर, तो वो उसके क्या तरीके हैं, किस तरीके से वो हो रहा है, वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि भाई कम से कम जो एक पैटर्न बना है कि भाई जिसके पास भी जमीन है किसान, उसको ये सम्मान निधि मिलती है। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, एक्चुअली जो उसका ऑब्जेक्टिव था, जब मैंने शुरुआत में ये बात करनी शुरू की थी, तब मैंने कहा था कि भाई जो मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। वो 6,000 रुपए हमें कम लगते हैं, लेकिन आप उनसे पूछिए जिनको मिलते हैं। अगर हम पंजाब हरियाणा को देखते हैं, जैसे आपने शुरू में कहा था कि यहां खेती सशक्त है, तो इसलिए शायद किसान यहां एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनको 6,000 रुपए से कोई फायदा होगा। लेकिन मैं जब बाकी देश में घूमता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां पे लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि कम से कम 6,000 रुपए तो उनको मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि यह डबल कर दिया जाए, 12,000 कर दिया जाए, और उसमें जितनी अनियमितताएं हैं उसको खत्म करने की जरूरत है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई शायद इस बार जेंडर के बेस पे बढ़ाई जाए
जाएगी, यानी महिलाओं को कहा जाएगा कि उनको हम डबल कर देंगे। मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम जमीन है देश में जो महिलाओं के नाम पर है। किसान है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, मुझे लगता है कि सबको आज मदद की जरूरत है। किसान ये तो आप जो कह रहे हैं, है? इस बात पे हम अगर फोकस करें और ये क्योंकि आज ये जानना जरूरी हो, आप बैठे हैं, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? मैं एक डेटा आपको बताऊं, 2015 602, 19 से इनफेक्ट काउंट कर लेते हैं, 281 किसानों की उस दौरान मौत हुई थी। 677 20 में, उसके बाद 21 में 881 किसान हर दिन। अब तो प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि हम कहते हैं कि कर्ज भी देते हैं, कर्ज मुक्त, चुनाव में बार बार कर्ज माफी की भी बात करते हैं, सहकारी समितियों को मजबूत करिए, तब सब बातें हम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान आत्महत्या कर रहा है। ये सच्चाई है, क्यों? देखिए, अगर हम 1995 से देखें या उसके आसपास जब एनसीआरबी ने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया था, तो अभी तक तकरीबन 4 लाख किसान जो हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं। और ये किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कर्जे का जो बोझ है, एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरी जगह से वो कर्जा लेता है, दूसरा चुकाने के लिए तीसरी जगह से कर्जा लेता है, वो एक साइकिल सा बन गया है, कर्जे के ऊपर कर्जा, कर्जे के ऊपर कर्जा। तो किसान उस बोझ के नीचे दबकर, जब कोई और उसको नजर नहीं आता तो वो आत्महत्या करता है, कोई उसको और चारा नजर नहीं आता तो आत्महत्या का रास्ता अपनाता है। लेकिन सच्चाई है कि भारत में किसान इसलिए आत्महत्या नहीं कर रहे क्योंकि उनको उनका उचित दाम या फसलों का उचित दाम या उनको इनकम सपोर्ट उतनी नहीं मिलती कि वो उस चक्रव्यूह से निकल पाए जो आपको मैंने बताया कर्जे पे कर्जे का है। और अभी एक ओईसीडी की रिपोर्ट आई है अक्टूबर 2023 में, उसने बड़ा अच्छा लिखा है। उसने कहा कि जो अगर दुनिया के 54 कंट्रीज जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनको उन्होंने अध्ययन किया किसानों के बारे में, और उसमें यह पाया कि 3 देश हैं दुनिया के जिनमें किसान जो है नेगेटिव जा रहे हैं, जिनको घाटे का सामना करना पड़ता है। वो है वियतनाम, अर्जेंटीना और इंडिया। मजे की बात यह है कि उसमें बताया गया, मजा मतलब इस एंगल से आप देखिए कि बाकी जो दोनों कंट्री है अर्जेंटीना और वियतनाम, वो अपने किसानों का घाटा बजटरी सपोर्ट से पूरा करते हैं। हमारे देश में किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। हमारे देश में हमने 2000 से लेकर अभी तक बजटरी सपोर्ट से किसानों की मदद नहीं की है। तभी कहा गया है कि 2000 से लेकर आज तक किसान हमारा जो है वो घाटे की खेती करता आ रहा है। और ये जितने भी हमने स्कीमें बताई कि उनको ये सब्सिडी मिलती है, उनको वो मिलती है, एमएसपी को अगर इसका कानूनी इलाज जामा एक ही है पहनाया वो है कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए। और मेरा यह भी मानना है कि अभी यूरोप के किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी भारत से सीखना है। उनका जो क्राइसिस है वो भी इनकम का क्राइसिस है, उसका भी समाधान एक गारंटेड इनकम या एक गारंटेड प्राइस बाय वे ऑफ एमएसपी वहां भी चाहिए। हमारे देश जो है एक दुनिया को एक रास्ता दिखाने की पोजीशन में आज है। अगर भारत ये स्टेप लेता है तो मेरा मानना है कि दुनिया के सारे देश आज इसी चीज को पालन करेंगे कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए। ठीक है, मैं और मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक और चीज बता दीजिए, दिक्कत कहां आती है? एमएसपी को कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया जा सकता? वो इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हमारी जो मेन लाइन इकोनॉमिस्ट हैं देश के, मैं उनको लेजी इकोनॉमिस्ट कहता हूं, क्योंकि वो दुनिया के कट एंड पेस्ट करके यहां चिपका के बताते हैं कि हमने रिफॉर्म्स कर लिए हैं। उसी करके है कि अभी जो बताया गया कि भाई दुनिया के किसान इतनी तरक्की कर गए, इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ गए हैं। अमेरिका की मैं अगर बात करूं तो आप ये देखिए कि जो वहां पर ग्रामीण इलाकों में जो सुसाइड हो रही है वहां पर अमेरिका में, वो 3.5 गुना अधिक है नेशनल एवरेज से। ये तो अमेरिका का हाल है, जहां पर की जो टेक्नोलॉजी है सोफिस्टिकेटेड है, जहां पर की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, वहां के किसान भी सबसे अधिक अगर आत्महत्या करते हैं तो वो मॉडल ठीक नहीं है। यह भी पाया गया है कि 1980 और 2020 यानी 40 साल के पीरियड में अमेरिका के किसानों को 33 साल नुकसान हुआ। वो उन्होंने बजटरी सपोर्ट से वो घाटा पूरा किया। 33 साल अगर मार्केट्स ने उनको दाम नहीं दिया तो ये जो मार्केट हम भारत में लाने की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आता कि वो मार्केट्स अमेरिका में क्यों नहीं काम करती, वो मार्केट्स यूरोप में क्यों नहीं काम करती, और हमारे इकोनॉमिस्ट कैसे मान के चलते हैं कि वो मार्केट या वो बाजार भारत के किसानों की मदद करेगा। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या कारण एमएसपी नहीं दिया जा सकता, वो यही मेन लाइन सोच है। वो ये कहती है कि नहीं, एमएसपी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है तो हम यहां नहीं कर सकते हैं। हमें दुनिया को क्यों देखना है? हमारे देश में ऐसे आपने कहा था कि 70% पॉपुलेशन में अधिकतर जो लोग हैं वो खेती से जुड़े हैं। हमें उनका सबका साथ सबका विकास करने के लिए एक ही रास्ता है कि अगर हम उनके जेब में ज्यादा पैसा देते हैं, उनकी फसलों का उचित दाम देते हैं, वो करना। और एक डराया जाना, एक हमारे देश में डराया भी गया है कि साहब अगर वो सरकार खरीदेगी तो 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये बिल्कुल गलत है। बहुत सी स्टडीज आ गई हैं, सरकार को खरीदने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज हमें करना चाहिए कि अनिवार्य कर दें कि उसके नीचे चाहे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल
रिटेल हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे सरकार की एजेंसी हो, कोई भी उसके नीचे नहीं खरीदेगी। आज देश को और दुनिया को एक रेडिकल रीथिंकिंग चाहिए। अब तो दुनिया के किसान ये मानने लग पड़े हैं कि और कोई चारा नहीं है। जो भारत की तरफ जो आज जिस तरीके से हमारा किसान उठ रहे हैं, किसान आवाज उठा रहे हैं, वही एक सोल्यूशन है दुनिया के किसानों के लिए। पूंजीपतियों की सरकार, ये जब आरोप लगते हैं तो सरकार को भले ये खराब लगे, लेकिन जो आप बता रहे हैं वो तो फैक्ट है। ये तो सच को आंच क्या, वो वाली बात हो गई। लेकिन फिर जब हम बजट की बात करते हैं, एलोकेशन भी हो जाते हैं, सारी चीजें, और जब हमारे साथ किसान नेता भी हैं, मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, सरकार कोई किसान ऐसा कोई बिल लाती है जिस पर आप एक साल तक जमकर विरोध करते हैं, इतना विरोध करते हैं कि इसे वापस लेने को मजबूर हो जाती है, लेकिन आप लोगों को कितना आवंटन हो रहा है? अनिल जी, आप ही से पहले मैं जानना चाहूंगी, उस पर खर्चा ही नहीं हो रहा। 1 लाख करोड़ पिछले 5 सालों में कम से कम कृषि मंत्रालय ने कहा नहीं भाई, हमें इसकी जरूरत नहीं, हम तो खर्चा नहीं कर पा रहे, वापस कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एलोकेशन जो है 1.3 लाख करोड़ से घटकर 1.25 लाख करोड़ तक आ गया। तो ये भी तो जिम्मेदारी किसान नेताओं की है। सिर्फ मंच पर बैठकर वो जमीन जो है, वो बार बार आप लोगों को जमीन पर उतरकर सरकार को याद तो दिलाना होगा। बीच में आप भी तो गायब हो जाते हैं। इसमें यह है आशा जी कि जो आधी आबादी कृषि पर निर्भर है आज, और बजट में उनको इतना थोड़ा सा अहमियत दी जाती है, थोड़ी सी अहमियत दी जाती है। 1.25 लाख करोड़ सिर्फ खेती पे, जिसमें बहुत ज्यादा जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है। पावर सप्लाई बड़ी अच्छी होनी चाहिए, या बाकी फैसिलिटीज जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज है, उसमें कोल्ड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज होनी चाहिए। इस पे कोई खर्चा नहीं हो रहा है, उसकी जरूरत नहीं है ऐसी समझी जा रही है। ये बहुत गलत बात है। मैं ये कह रही हूँ, हरित क्रांति भी तो सर इसी देश में हुई है। उसके बाद कम से हम आत्मनिर्भर बने, अन्न के मामले में ये भी तो हम ही ने कमाल किया है। तो उसके लिए सरकार की इच्छा शक्ति रही, लेकिन साथ साथ आप जैसे किसान नेताओं का सहयोग भी तो जबरदस्त रहा। उन्होंने तो प्रबल तरीके से उठाया। सिर्फ एक बार आवाज उठा करके अगर किसान बैठ जाएंगे तो स्थिति तो 10 साल क्या 20 साल, दशक पर दशक निकल जाए, हालात क्यों बदलेंगे और कैसे बदलेंगे? ये तो देश की जो नीति है वो बदलनी चाहिए। सड़क पे आंदोलन करने से नीतियां नहीं बदलती। वो मसला किसी एक समय के लिए हल हो जाता है, लेकिन अगर देश की नीतियां पूरी तरह से बदलनी है तो सत्ता में जाना पड़ेगा और वहां बैठ के नीतियां बदलनी पड़ेगी। और वहां मौका नहीं मिलता। की सरकार आनी चाहिए, तभी ये हो सकता है। सड़क पे बैठ के आंदोलन से सिर्फ कुछ मसले कुछ समय तक हल हो सकते हैं, बाद में फिर से उसी तरह से सरकार हमारे ऊपर जातियां करती रहती है। इसके लिए सरकार बनानी पड़ेगी और किसानों को सत्ता में जाके उनको जैसी नीतियां चाहिए वैसी अमल में लानी पड़ेगी। दूसरा कोई उसमें उपाय है नहीं। हाँ, कोहार जी भी इस पर पॉइंट रखना चाह रहे थे जी। सबसे पहली बात तो ये है, आपने कहा कि किसान नेता, किसान संगठन भी गायब हो जाते हैं। 11 दिसंबर 2021 को हमारा आंदोलन स्थगित हुआ था। उसके बाद से लगातार हरियाणा में, पंजाब में, अन्य राज्यों में, पूरे भारत में जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं। किसान नेता लगातार जमीन पे, आज भी हमारे 6 प्रोग्राम है, उसके बाद 6 गांवों की पंचायत करके आपके बीच में बैठे हैं। तो किसान नेता जमीन से गायब नहीं होते, लेकिन ज्यादातर मीडिया हाउसेस से और अखबारों में से किसान आंदोलन, किसान संगठन, किसान नेता गायब कर दिए जाते हैं। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका चैनल समय समय पे किसानों की आवाज उठाता है, लेकिन कंपैरेटिवली हम और बड़े मीडिया हाउसेस की बात करें तो वो किसान की बात नहीं करते हैं। आपने एमएसपी पे एक सवाल पूछा कि एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता। देखिए, अगर सरकार की नियत नहीं, उससे पहले मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं आपको डेटा भी बता देती हूं। देखिए, मैंने अभी बताया था किस तरीके से लगभग 7,000 रुपए की कमाई बिहार में किसानों की, 26,000 रुपए की कमाई लगभग पंजाब में है किसानों की, उसके बाद महाराष्ट्र में। ये एक डेटा है जो कहता है किस प्रकार की कमाई बढ़ी है साल दर साल अलग अलग राज्यों में संपन्न किसान हमें नजर आता है। तो ये तो राज्यों पर भी, आप जहां पॉइंट आउट करते रहते हैं एक जगह, वो कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो जाता है। राज्यों में भी तो कानून ऐसे लाए जा सकते हैं, या राज्य सरकारें भी तो ऐसे कदम उठा सकती हैं, जैसा अभी देवेंद्र जी भी कह रहे थे कि 6,000 प्लस उसमें और कर देना चाहिए। ऋण माफी होती है, वो किस हद तक जाती है, सिर्फ चुनावी शिगुफा होता है, उसके बाद कितना कंप्लीट होता है पता नहीं, लेकिन वो 6,000 प्लस 6,000 अगर जोड़ दिया जाए तो ये राज्यों को भी तो आपको उसमें शामिल करना पड़ेगा। एक ही जगह चोट कर रहे हैं, अगर असर नहीं हो रहा तो फिर तो उसको व्यापक स्तर पर लाना पड़ेगा, आपके प्रदर्शन को, आपके आंदोलनों को। देखिए आशा जी, आपका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिला दूं।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सबसे पहली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया था कि जो जो स्टेट गवर्नमेंट अपने किसानों को फसलों पे बोनस देगी, उन स्टेट गवर्नमेंट से केंद्र सरकार की एजेंसियां अनाज नहीं खरीदेंगी। अभी जो पीछे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसने कहा कि हम अपने किसानों को धान के ऊपर 500-600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप बोनस दोगे तो हम आपसे, हमारी एजेंसियां आपसे अनाज को प्रोक्योर नहीं करेंगी। तो जो एमएसपी जैसे मुद्दे हैं, जो और मुद्दे हैं, जो फसल बीमा योजना को आप ले लीजिए, लगातार पूरे देश भर में फसल बीमा योजना पे आंदोलन हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फसल बीमा योजना जो किसानों के लिए लाई गई थी, उस योजना के तहत बीमा कंपनियों ने 1,97,000 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट किया, लेकिन किसानों को जो क्लेम दिया वो मात्र 1,40,000 करोड़ का है। उसी के कारण से गुजरात, जिस गुजरात मॉडल का जिक्र करके बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में सत्ता में आई थी, पिछले 3 सालों से उस गुजरात में वो फसल बीमा योजना बंद है। तो अगर सरकार की इच्छा शक्ति, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जैसे अगर आप तमिलनाडु का जिक्र करेंगे तो तमिलनाडु में भी लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां पे जो लैंड कंसोलिडेशन, अभी तेलंगाना, आप रायतू बंधु योजना को नहीं भूल सकते, जिसके दम पर सरकार आई है तेलंगाना में कांग्रेस की। देखिए आशा जी, उससे पहले जो वहां की सरकार थी, उसने रैयत बंधु स्कीम वो लेके आई, उन्होंने अच्छी योजना चलाई। लेकिन अगर हम उसको एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में अगर देखना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर ही पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं एमएसपी के मुद्दे पे। स्पेन ने अभी कुछ दिन पहले एक लॉ पास कर दिया कि अगर कोई भी व्यापारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे अगर किसान का सामान खरीदेगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। पहले 3,000 यूरो का फाइन लगेगा, दूसरी बार गलती करेगा तो 1 लाख यूरो का फाइन लगेगा, तीसरी बार 1 मिलियन यूरो का फाइन लगेगा। इसी तरीके से फ्रांस ने यह पास किया कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे कोई व्यापारी किसान का सामान खरीदेगा तो उस पर 75,000 यूरो का फाइन लगेगा। तो हमारे देश में एमएसपी का गारंटी कानून क्यों नहीं बन सकता? हमारे देश में एक कानून क्यों नहीं बनाती सरकार? वो देवेंद्र जी ने बखूबी समझाया भी कि ये नीति की कमी है, ये इच्छा शक्ति की कमी है। लेकिन जो आप कह रहे हैं उस पर देवेंद्र साहब मैं आपसे चाहती हूँ जरा क्लैरिफिकेशन कीजिए। क्या है कि अगर कोई सरकार इस प्रकार का व्यवहार करती है अपनी तरफ से, अगर एमएसपी पर अभी जो कह रहे थे कोहार साहब, तो ये दोहरा रवैया क्यों है केंद्र का अलग अलग सरकारों को लेकर के? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि अगर हम पूरा उसमें परिपेश में देखना चाहते हैं कि जब खेती की बारी आती है तो सरकार के पास पैसे नहीं होते हैं। अगर आप पंजाब सरकार के पास भी आते हैं या हरियाणा सरकार के पास भी जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है जब हमें खेती को देना होता है। और जो तेलंगाना में और महाराष्ट्र में जो हुआ है वो इतने मैसिव प्रदर्शन और सुसाइड का जो वहां पर प्रकोप है उसको एड्रेस करने के लिए सरकारों को ये आके करना पड़ा। आई थिंक दिस इज वेरी पॉजिटिव। अब इसको कितनी सरकारें और कर सकती हैं? जैसे अगर हम पंजाब में कहें तो जो कर्जा माफी की बात भी हुई थी तो उन्होंने 2 लाख जिसका कर्जा था उसी को माफ किया। अगर 2 लाख से 2025 भी बन जाता था, 2,000 रुपए बढ़ जाता था तो उन्होंने माफ नहीं किया क्योंकि उन सरकारों के पास पैसा ही नहीं है। टोटल उन्होंने मिलाकर अगर देखा जाए तो 900 या 1,000 करोड़ रुपए का ही वापसी की थी कर्जे की जो उन्होंने राइट ऑफ किया था। तो कहने का मतलब यह है कि यह सेंटर के पास एक ऐसा जो अगर अपेक्षा करें तो सेंटर ही कर सकता है कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए। एक तो बात यह हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो कर सकती है वो अपने लेवल पर क्या क्या कर सकती है उसके ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए, उसमें भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन फिर भी जो ये एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आप सोचें कि कोई भी स्टेट देश में जो है वो एमएसपी का ऑल्टरनेटिव अगर एक और एमएसपी उनको देना पड़ जाए किसानों के लिए तो वो नहीं दे सकती है। जैसा कि पंजाब में कहा जाता है, पंजाब की सरकार खुद कह रही है सेंटर को कि हम अगर धान से लोगों को निकालना है खेती से, धान की खेती क्योंकि आप जानते हैं पर्यावरण को नुकसान करती है, तो वो कहते हैं कि जितना पैसा आप हमें क्रेडिट देते हैं उसको खरीदने के लिए उतना हमें दे दीजिए, हम किसी और फसल में वो एमएसपी दे देंगे। लेकिन सेंटर नहीं मान रहा, वो कहता कि आप अपनी तरफ से दीजिए, उनको पता है कि ये सरकार दे नहीं पाएगी। तो ये मुझे लगता है कि इन चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से सेंटर और स्टेट को दोनों को मिलकर किसानों के क्राइसिस को, ये सामंजस्य की कमी है क्योंकि पीडीएस में आप 80 करोड़ लोगों को तो जोड़ लेते हैं, लेकिन जब किसानों की बात आती है तो फिर ये हिला हवाली एक तरीके से देखने को मिलती है। तो फिर क्यों ना कहा जाए कि ये जानबूझकर होता है। लेकिन जब हम उन फसलों की बात कर लेते हैं, अनिल जी, आप उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम इस पर कुछ देखने को मिले? 23 फसलें जो कि इसके दायरे में आती हैं, उनमें आलू प्याज के किसान जो हैं, टमाटर के किसान कैसे सड़कों पर, क्योंकि स्टोरेज की कमी होती है, सही दाम नहीं मिल पाता है, सड़कों पर वो कूड़े के ढेर में तब्दील हो जाते हैं, फेंक देते हैं।
अपनी अभी एक रिपोर्ट भी थी किस तरीके से किसान ने, क्योंकि उसको सही मूल्य नहीं मिल रहा था, उसने अपनी पूरी प्याज की फसल जला दी। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम इस दिशा में भी 1/3 है, क्योंकि ऐसी फसलें देश में जो जिनका उत्पादन होता है जो कि एमएसपी के दायरे में आती हैं, इसको बढ़ाया जाना चाहिए? एमएसपी के दायरे में आती है 23 फसलें, लेकिन खरीद जाती है सिर्फ 2 ही फसलों की खरीद होती है, बाकी तो ऐसे। आज सोयाबीन महाराष्ट्र में एमएसपी के नीचे चल रहा है, सरकार नहीं खरीद रही है। व्यापारी जो खरीद रहा है तो जो उसको परवड़ता है उसी में खरीदेगा। तो उसका मतलब क्या है? आप सभी फसलों को अगर एमएसपी डिक्लेयर करते हैं और उसका कोई खरीदार नहीं है तो क्या मतलब है उसमें? तो आज भी चना 2 साल एमएसपी के नीचे बिक रहा था, कोई सरकार ने उसमें खरीद करने के लिए कोई उपाय योजना नहीं की है। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिसको एमएसपी तक नहीं मिलती और गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर रही है। हम तो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो मिल रहा है वो मिलने दो हमें। आज प्याज का किसान है, प्याज को आप एमएसपी देंगे, कितनी देंगे? 8 रुपया है सरकार का रेट, 8 रुपए का, जिसको खर्चा होता है 20 रुपया। अभी इंटरनेशनल मार्केट में अगर जाता तो कम से कम 35-40 रुपया मिलता। बैन करने की वजह से किसान आज बेच रहा है 10 रुपए में, और 10 रुपए में अगर तो 1 लाख रुपए का उसका नुकसान हो रहा है, और आप 6,000 और 12,000 रुपया उसको सालाना देने की बात कर रहे हैं। 1,000 रुपया महीना एक फैमिली को, एक किसान को नहीं है, एक फैमिली को 1,000 रुपया देने से क्या मतलब है? आप उसको लूटोगे लाखों में और 5-6 हजार रुपया देके उसका कल्याण हो सकता है? ऐसा नहीं होता। गेहूं का किसान है, पंजाब का किसान है, इस साल 3,000 में बेचता था अपना गेहूं, बैन की वजह से उसको 2,021 रुपए में अपना गेहूं बेचना पड़ा। पंजाब के किसानों का कम से कम 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इस साल इस बैन की वजह से, और पंजाब के एग्रीकल्चर बजट है 13,400 करोड़ रुपया। तो कितना लूटोगे किसानों को? अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट का फायदा मिलता है तो मिलने दो, सरकार ने कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6,000 भी मत दो, 12,000 भी मत दो, किसानों को जो मिलता है उनके खून पसीने का वो मिलने दो, और उसके लिए गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड का देना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं, शर्मा जी कहते हैं कि बाकी देशों में भी अभी आंदोलन चले, इतना सब्सिडी देने के बावजूद नीदरलैंड में जो आंदोलन हुआ तो इसकी वजह से हुआ कि वहां सरकार ने उनकी जमीन 1/3 जमीन उनकी सरकार जमा करने की बात कही थी कि उसमें से नाइट्रोजन इमिशन होता है। उनके जो कैटल है, जो गाय है, वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करती है, इसके 1/3 उनके कैटल कम करने का उन्होंने आदेश निकाला था। इसकी वजह से आंदोलन हुआ। फ्रांस में जो आंदोलन हो रहा है वो इसकी वजह से हो गया कि उनको 65% सब्सिडी मिलती थी, वो सरकार कम कर रही है, इसकी वजह से आंदोलन हो रहा है। यहाँ तो भारत में नेगेटिव सब्सिडी है। ये मतलब देश को भी जानना चाहिए। आप सही बात कह रहे हैं। ये किसानों की हालत जो है इतनी दयनीय इस देश में, मतलब एक समझाया भी जाए। हम हर साल ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़े, कम से कम 10% बढ़े, लेकिन बढ़े। एक गन्ना किसान 10 सालों में अगर सोचिए 110 रुपए उसकी एफआरपी या सैप बढ़ता है, तो आप जरा अंदाजा लगाइए वो किस मनोभाव से वो गन्ने का उत्पादन करता होगा। और सरकारों से वो उम्मीद भी करे तो किस बात की करे। अभिमन्यु कोहार जी, ये जो तरीका होता है प्राइसिंग का, ये भी तो गलत है। इस लिहाज से भी सरकारों को सोचना चाहिए जो अभी तक नहीं सोचा गया है। इसमें भी आप भविष्य में कोई देखते हैं कि इसमें भी कोई सुधार आएगा? क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड है, ये आश्चर्यजनक है। हमारे पास बड़े बड़े आंकड़े हैं बजट के नाम पर, लेकिन अगर वाकई में उनका एनालिसिस किया जाए तो ये असलियत है। 110 रुपए 10 सालों में। आशा जी देखिए, जो अभी गन्ने का जो रेट तय किया गया है वो भी किसानों को नहीं मिल रहा है। 1.5-2 साल हो जाते हैं किसानों की पेमेंट नहीं मिल रही गन्ना किसानों की, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये आदेश है कि अगर 14 दिनों में अगर शुगर मिल पेमेंट नहीं करेगी तो उसको ब्याज के साथ उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी किसान की। करोड़ों रुपया तो अकेला ब्याज का बकाया है, लेकिन हमें तो मूल नहीं मिल रहा, ब्याज कहां से मिलेगा? पहली बात। दूसरी बात, देखिए जो प्राइसिंग की आपने बात की, जो रेट तय करने की बात की, 2006-7 में स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट
लेकिन 2006-7 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। उसके बाद बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट ये कहती है कि अगर किसानों की आत्महत्या रोकनी है तो किसानों को कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट में 50% जोड़ के उनको फसलों का रेट दीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट में क्या क्या काउंट करना है? जमीन बेशक किसान की खुद की हो, उसका जमीन का किराया जोड़ा जाना चाहिए, जिसको देसी भाषा में ठेका या बाधा बोल देते हैं। जो किसान के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, सुपर सीडर, उनकी जो कीमत कम होती है एक साल में, वो भी किसान के खर्चे में जोड़ी जानी चाहिए। जो किसान का फैमिली लेबर है, जो किसान खुद अपने खेत में काम करता है, अगर मान लीजिए वो 200 घंटे काम करता है एक सीजन में, तो 8 घंटों का एक दिन मान के उसकी मनरेगा के हिसाब से उसको उसकी दिहाड़ी देनी चाहिए। जो बाहर से उसने लेबर लगवाया, भाई जीरी लगवाने में, धान लगवाने में 3,500 रुपए प्रति एकड़ लगा, जीरी धान कटवाने में 6,500 रुपए प्रति एकड़ लगा, जो सिंचाई का खर्चा है वो उसको देना चाहिए। यही तो बात है सर, ये रिपोर्ट भर है। जो रिपोर्ट्स सिर्फ आती हैं, आयोगों का गठन होता है, लेकिन होता कुछ नहीं। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं 10 सेकंड में देवेंद्र जी एक आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे चाहती हूं, क्योंकि इसके बिना ये अधूरा रह जाएगा। ये यक्ष प्रश्न है और इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा। ये ऐसा लगता है मुझे, इस पूरी डिबेट को सुनने के बाद ये यही लगता है, कभी नहीं किसानों की समस्या का समाधान होने वाला इस देश में। ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। मैं भी इस आर्गुमेंट को बिल्कुल मैं मानता हूं, क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारे देश की सरकार या दुनिया में जिस तरीके से हुआ है, हमारा प्रयास ये है कि हम लोगों को खेती से निकालकर शहर में लाएं, क्योंकि शहर में चीपर लेबर की जरूरत है। हमारे एक पूर्व गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रघुराम राजन साहब ने यह कहा था एक इंटरव्यू में कि जब तक हम ये किसानों को खेती से निकालकर हम शहर में नहीं लेके आते हैं, तब तक उनको लगता था कि बिग टिकट रिफॉर्म जो है भारत में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। मेरा कहना है कि यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि अगर हमारे देश के इकोनॉमिस्ट ये सोचते हैं कि खेती से लोगों को निकालकर क्या कहते हैं फ्लाईओवर बनाने के लिए या और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए शहरों में लाया जाए और उसको हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन माने, यहां पर ही सारा सवाल खड़ा होता है कि इकोनॉमिक्स के ऊपर हमें दोबारा बिहारी नहीं बल्कि पूरा देश बना दिया जाए। बहुत शुक्रिया। मेरे पास सर वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 24।